हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और जैसा कि आजकल आप देख रहे हो, मैं आप लोगों के ही कमेंट से टॉपिक सिलेक्ट करके वीडियोस बना रही हूं। तो कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं या वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आज भी कुछ ऐसे ही कमेंट मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि ऑटिज़म में कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉमन इश्यूज़ होते हैं, तो इनको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। और बात मैं बोलना चाहती हूँ, आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल ना लें। जब भी मैं कमेंट को वीडियोस में शो करती हूँ तो मैं आईडी को हाइड कर देती हूँ, आईडी मेंशन नहीं करती हूँ। तो इसका टेंशन आप ना लें कि मेरी आईडी सामने आएगी। तो बढ़ते हैं फर्स्ट कमेंट की तरफ। कोमल जी, क्या 5-6 साल का बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है जबकि 2 साल से बच्चे की थेरेपी चल रही है? स्पीच बहुत कम है, कैसे बिजी रखूँ समझ नहीं पाती हूँ। और इन्हीं का दूसरा कमेंट था, 5-6 ईयर्स में अर्नव कैसा था, प्लीज़ एक वीडियो बनाएं। हालांकि पहले भी बहुत बार मैं ये शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज पर्टिकुलरली 5-6 ईयर्स में अर्नव का कैसा बिहेवियर था, क्या प्रॉब्लम्स थी, कितना लैंग्वेज था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था गाइज। आज मैं अगर याद करूँ 5-6 के ईयर्स के अर्नव को अभी, और अभी 11 ईयर्स का अर्नव हो गया है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसका लैंग्वेज अभी भी फुली डेवलप नहीं है, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, जिसकी उम्मीद मैंने की नहीं थी कि इतना भी अर्नव का लैंग्वेज डेवलप हो पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग की। तो जैसा कि अर्नव हाइपर एक्टिव था, तो बिहेवियरल इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा थे गाइस। आप समझ सकते हैं कि एक हाइपर एक्टिव बच्चे को कंट्रोल करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं उसकी बात करूँगी उसकी अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज की। तो अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पुअर था। 5-6 ईयर्स की एज में अगर मुझे याद आता है तो अर्नव थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़, जो जैसे थेरेपी की जो एक्टिविटीज़ होती थी उनको वो कर पाता था। बहुत ही सिंपल इजी सी जो कमांड्स होती थी, जैसे पानी पीना है, मतलब खाना खाना है, चॉकलेट चाहिए, तो ये भी बहुत रेयर वो बोल पाता था। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता था कि उसको वो चीज़ों का नॉलेज उस टाइम पे होता भी था, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा वर्बली खुद को एक्सप्रेस नहीं करता था। उस टाइम पे भी वो बहुत ज़्यादा साइन लैंग्वेज का ही यूज़ करता था 5-6 ईयर्स की एज में। तो अर्नव की जो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा जो चेंज आया था वो कोरोना काल में, जब ऑब्वियसली हम लोग 24 घंटे उसके साथ रहते थे, काफ़ी अच्छी तरह से हम लोग उसको टाइम दे पाए। तो कोरोना काल में और कोरोना के बाद उसकी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हुई थी। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से उसकी जो है वो डेवलप हुई थी। तो अगर मैं बात करूं कि आज जब हम अर्नव को अगर बोलें कि अगर तुमने बदमाशी की, मस्ती की, तो तुमको चॉकलेट नहीं मिलेगा या तुम घूमने नहीं जाओगे, तो ये सब चीज़ें 5-6 के ईयर्स के अर्नव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। तो आप बोल सकते हैं कि आज हम अर्नव को थोड़ा सा बोल के भी टैकल कर पाते हैं। मतलब जितना हम थोड़ा बहुत बोलते हैं, समझाते हैं, तो वो समझता है उस चीज़ को। लेकिन उस टाइम पे आप जितना मर्जी उसको ब्लैकमेल कर लो, जितना मर्जी उसको बोल लो, वो चीज़ें उसको असल में समझ में ही नहीं आती थी कि हम क्या बोलते हैं। मतलब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है वो समझ में नहीं आते थे। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है 5-6 ईयर्स के अर्नव में और अभी में। और रही एंगेज करने की बात गाइस, तो ये पता नहीं आप लोग क्यों सोचते हैं कि बच्चों को एंगेज करने के लिए लैंग्वेज की या स्पीच की ज़रूरत है। इवन एक नॉर्म वर्बल बच्चे को भी आप बहुत अच्छे तरीके से एंगेज कर सकते हैं। हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग में इमिटेशन के ज़रिए ही अपनी 99% लर्निंग जो है वो इमिटेशन के ज़रिए ही करते हैं। इवन ऑटिस्टिक बच्चों की जो लर्निंग है वो इमिटेशन से ही स्टार्ट होती है, और उल्टा इमिटेशन जब हमारे बच्चे सीख जाते हैं, उसके बाद इमिटेशन के दौरान जब वो एंगेज होते हैं, उनका फुल कंसंट्रेशन हमारे साथ एक्टिविटीज़ करने में होता है, तो कहीं ना कहीं हम जो बोल रहे हैं, हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो बच्चे उन इंस्ट्रक्शंस को भी समझने लगते हैं, और उल्टा इमिटेशन से हमारे ऑटिस्टिक बच्चों का जो वो लैंग्वेज है वो बेटर होता है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिए कि स्पीच और लैंग्वेज नहीं है तो आप अपने बच्चों को एंगेज नहीं कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप सिटिंग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जिसमें कलरिंग, ड्राइंग, पजल्स, पैक बोर्ड में यूज़ करती हूँ, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें आप फिज़िकल गेम्स जो जैसे क्रिकेट है,
वॉलीबॉल है, हर चीज़ को इंट्रोड्यूस कराइए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बच्चों को एंगेज करने के लिए। रीडिंग कराइए, राइटिंग कराइए। रीडिंग राइटिंग के लिए आप अगर ऐसा सोच रहे हो और लैंग्वेज की ज़रूरत है तो बिल्कुल नहीं है। राइटिंग भी एक इमिटेशन एक्टिविटी ही है जिसमें बच्चा ट्रेसिंग करके, इमिटेट कर करके लेटर्स को लिखना सीखता है और फिर धीरे धीरे उन लेटर्स की साउंड को समझ के बच्चा जो है वो स्पेलिंग्स रीड करना, वर्ड रीड करना सीखता है। तो ये भी एक इमिटेशन प्रोसेस ही है। तो 5-6 ईयर्स में मेरे पास काफ़ी कुछ होता था अर्नब को सिखाने के लिए। उसकी थेरेपी की एक्टिविटीज़ होती थी, साथ में उसका रीडिंग राइटिंग। 4 साल की एज में आप बच्चे को स्कूल में डालने जाते हो और अगर आप स्कूल में नहीं भी डाल रहे हो तब भी आप होम स्कूलिंग कराओ, बच्चों को रीडिंग राइटिंग इंट्रोड्यूस कराओ। आप सोच नहीं सकते हैं, रीडिंग राइटिंग से हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अर्नब की सिंगिंग में रीडिंग का बहुत बड़ा हाथ है। अगर उसको रीडिंग नहीं आती तो शायद वो सिंगिंग कर ही नहीं पाता, तो कम से कम होप है कि वो कुछ ना कुछ आगे जाके कर सकता है। तो रीडिंग राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आप बच्चे का टाइम स्पेंड करवा सकते हो। दिन में एक बार आप रीडिंग राइटिंग पे टाइम स्पेंड करो, फिर बाहर जाके आप गेम्स के ऊपर टाइम स्पेंड करो, फिर लैंग्वेज के ऊपर टाइम स्पेंड करो। आप अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो आप उसको पॉइंटिंग करना सिखाइए, बच्चे समझना स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि मेरा बच्चा उस चीज़ को गेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे के आप देखिए। अगर उसको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बच्चा उस इंस्ट्रक्शन को समझेगा। तो नॉन वर्बल बच्चों का भी रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बेटर होता है, काफ़ी चीज़ें वो करते हैं। आई डोंट नो क्यों आप एक लैंग्वेज के ऊपर ही फोकस करते हो। अर्नब का भी लैंग्वेज इतना डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी सारी चीज़ें करता है। हर नई चीज़ को सीखने के लिए वो रेडी रहता है, क्योंकि उसको पता है कि इमिटेशन से कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ें सीख लूँगा। और इमिटेशन के लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। धीरे धीरे जब आप पैरेलली बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो बच्चा धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखता है। और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए इमिटेशन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। अगर बच्चा इमिटेशन सीखता है, उसके दिमाग में इमिटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, तो फ्यूचर में आप बोल सकती हो कि एक इंडिपेंडेंट अगर ऑटिज़म लाइफ बच्चे को जीनी है तो उसमें इमिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एटलीस्ट कोई सेकंड पर्सन उनको गाइड करके उनसे कुछ करवा सकता है, यानी कि वो अर्निंग भी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो अगर लैंग्वेज पुअर है तो इमिटेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अर्नब का पॉजिटिव पॉइंट यही है कि वो अब हर नई चीज़ को सीखने के लिए रेडी रहता है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि मैं धीरे धीरे देख देख के सीख जाऊंगा। तो आप ऐसे मत छोड़िए। तो मैंने आपको बता दिया कैसे एंगेज कर सकते हैं आप। अब ये मत बोलिए आप कि नहीं मेरा बच्चा रीडिंग नहीं करता है, मेरा बच्चा राइटिंग नहीं करता है। नहीं करता है तो आपको सिखाना है उसे, और आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सिखाइए, फिर तभी तो बच्चे को हैबिट पड़ेगी ना आपके साथ बैठ के सीखने की। तो ये आप लोग ऐसा सोचते हो कि मेरे बच्चे के लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट है या मेरा बच्चा ये चीज़ नहीं करेगा, ये चीज़ आपके दिमाग में है। और जब आपको थोड़ा सा फेलियर मिलता है तो आप और डिमोटिवेट होते हैं। तो अगर आप रेगुलरली उनके साथ कीजिए गाइस, एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये चीज़ें अपने दिमाग में मत सोचिए। बस आप दिन में एक टाइम टेबल बनाइए कि ये टाइम में मुझे ये एक्टिविटीज़ करनी है। मुझे रीडिंग राइटिंग करानी है, मुझे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करानी है। वो अगर बच्चे को आता है तो मुझे नेक्स्ट लेवल पे उसको सेंटेंस सिखाने हैं। मुझे बाहर जाके उसको कुछ आउटिंग गेम्स सिखानी है। मुझे अगर फ़ोन भी बच्चे को देना है तो उसका भी मुझे कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है। तो किड्स गेम भी, अभी एजुकेशनल गेम्स जो आती हैं बहुत अच्छी होती हैं। अभी रिसेंटली हमारा वाईफाई ख़राब था तो मैंने कुछ ऑफलाइन गेम्स देखी। हो सकता है मैं आपको यहाँ पे उसका पिक्चर भी बताऊँ। बहुत अच्छी गेम है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड कराइए। बहुत अच्छे से उसमें अल्फ़ाबेट और ये सब कुछ इंक्लूड किया गया है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा कि ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छी एजुकेशनल गेम जो है उसमें आप बच्चे का टाइम स्पेंड करा सकते हो। उससे भी अगर कुछ टाइम बचता है बीच में तो अपने साथ एंगेज कीजिए, अपनी कुकिंग में एंगेज कीजिए। अगर सिंगिंग आती है, कलरिंग आती है, उसमें एंगेज कीजिए। अगर पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहेंगे तभी तो कुछ एक्सप्लोर करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि मेरे बच्चे का जो पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है।
तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो दिन में एक ऐसे टाइम के साथ बीच में थोड़ा थोड़ा बच्चे को फ्री छोड़ना है, 1 घंटा 1.5 घंटा थोड़ा फ्री छोड़ दिया, उसके बाद फिर पकड़ा फिर छोड़ा, तो इसी तरह से आपको करना है। बीच में खुद भी बच्चे के साथ खेलना है। अगर वो आप फ्री हो, बच्चा कुछ कर रहा है तो उसके साथ थोड़ा खेलने की कोशिश कीजिए। बिलीव मी, ये दौर से जब आप बाहर निकल जाएंगे तो आप ऑटिज्म जर्नी को इंजॉय करेंगे, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा राइम्स गाते रहता है, ही इज़ 3 years old। तो 3 years की एज में हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो जनरली ऑलमोस्ट 70-80% जिनका स्पीच होता है वो राइम्स ही गाते रहते हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि एक तो म्यूज़िक सुनना इनको पसंद आता है और बार बार राइम्स को सुनते रहते हैं। अब अगर मैं अर्नब की बात करूं, उसको आज भी राइम्स सुनना अच्छा लगता है। उसको जब भी बोलो राइम मैं अगर लगाती हूं तो वो मतलब बिल्कुल शांत बैठ जाता है और कितने भी घंटे आप बोलो उसको वो सुनेगा। उसको आज भी पसंद है। मतलब जैसे वो छू छू टीवी की राइम्स जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में उसको स्टार्ट की थी, आज भी उसको पसंद है। तो ये पता नहीं क्यों लेकिन सब ऑटिस्टिक बच्चों को पसंद होती हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि बच्चे को राइम्स सुनाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब आपको पता चल गया कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, उसमें ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं, वर्चुअल है या क्लासिक है, तो उसके बाद आपको राइम सुनाना जो है वो बंद कर देना है। अदरवाइज़ बच्चे पूरा दिन उसी को रटते रहेंगे और आपकी किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ये प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाती है अगर आप राइम सुनाना बंद कर दो और जो थेरेपी की एक्टिविटीज़ होती हैं, लैंग्वेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, एजुकेशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सॉर्टिंग, मैचिंग, कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड, लॉजिकल थिंकिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जब आप वो बच्चे के साथ करना स्टार्ट कर देते हैं, उनका सिटिंग टॉलरेंस के ऊपर जब आप वर्क करते हैं, तो ये जो राइमिंग का जो इशू है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ये इसीलिए होता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बच्चे के साथ कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं या बच्चा अभी भी राइम्स ही सुन रहा है फ़ोन पे, तो उस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। तो ये अगेन एक कॉमन नॉर्मल प्रॉब्लम है ऑटिस्टिक बच्चों की। बस ध्यान ये रखना है कि इसको कंटिन्यू नहीं करना है आपको। सो नेक्स्ट कमेंट है, मैम मेरा बेटा नॉन वर्बल है, क्या करूं मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझ सकती हूँ नॉन वर्बल जिनके ऑटिस्टिक बच्चे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि उनकी फीलिंग्स को कितना ज़्यादा टेंशन होता है जब बच्चा बोल नहीं पाता है। डेफिनेटली हमारे जो नॉन वर्बल बच्चे होते हैं खुद को वर्बली इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हालांकि जिनका स्पीच है, जो वर्बल ऑटिस्टिक बच्चे हैं, वो भी वर्बली इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनका भी लैंग्वेज जो है वो इतना फुली डेवलप नहीं होता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे एक नीड बेस्ड लैंग्वेज उनमें आ जाती है। लेकिन जैसे कि नॉन वर्बल ये बात कर रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक होप अब भी है। अब भी देखा गया है काफ़ी सारे केसेस में 8-9 ईयर्स में जाके भी नॉन वर्बल बच्चे थे जिन्होंने अपनी स्पीच को डेवलप किया। तो अभी होप्स तो हैं, होप्स आपको नहीं छोड़नी है। लेकिन मैं यहाँ पे यही बात करूँगी कि जैसा कि मैंने पहले कमेंट में बोला कि हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो इमिटेशन के जरिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं। इमिटेशन के जरिए ही अपनी रिसेप्टिव लैंग्वेज को वो डेवलप करते हैं। रिसेप्टिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि बच्चा इतना ज़्यादा वर्बली खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जो आप बोलते हो उसको बच्चा समझ पाता है, उसको फॉलो कर पाता है। तो मतलब लैंग्वेज वो समझता ज़रूर है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसको वर्बली बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि इस एक पहलू पे आप मत अटकिए कि मेरे बच्चे का लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रहा है। आप अपने बच्चे को काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, अपने बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। आप उनकी लैंग्वेज पे वर्क कीजिए। बच्चे साइन के साथ सब कुछ सीखेंगे। पॉइंटिंग के साथ, अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन आपको पॉइंटिंग के साथ सिखानी है। बच्चा अगर पॉइंट कर रहा है, करेक्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, मीन्स वो समझ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड आप कमांड बच्चे को दीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए। अगर बच्चा समझ रहा है उस इंस्ट्रक्शंस को, तो इसका मतलब बच्चे का रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप हो रहा है।
तो आप कुछ तो उसको सपोर्ट कीजिए कि उसका लैंग्वेज डेवलप हो, इमिटेशन के जरिए वो फ्यूचर में कुछ अपनी अर्निंग कर पाए। तो ये कोई मैं नहीं समझती हूँ, हालांकि ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा होप्स हैं। काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा बच्चा नॉन वर्बल है और इतना ज़्यादा वर्क अपने बच्चों के साथ नहीं करते हैं। तो इससे बेटर है कि हम उनको लाइफ स्किल्स सिखाएं जो कि वो बखूबी सीख सकते हैं और दूसरे ऑटिस्टिक बच्चों की तरह। तो नेक्स्ट कमेंट है, मेरी बेटी झूठ बोलती है थोड़ा थोड़ा, दूसरे बच्चों के साथ बात नहीं करती, अपनी मनमानी करती है, तो क्या ये नॉर्मल है? तो काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे अभी आज के दौर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कुछ नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको भी अभी दिमाग में भ्रम होने लगा है कि मेरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि वो बच्चे नॉर्मल ही होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आज का जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे खुद बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो स्क्रीन टाइम के इतने ज़्यादा एडिक्टेड हैं, और बच्चे तो हो ही रहे हैं, तो वर्चुअल ऑटिज्म ना भी हो तो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इतना टाइम दे ही नहीं पाते हैं जितना पहले देते थे। तो उसमें क्या हो रहा है, बच्चों का जो एक सोशल बिहेवियर है, अगर ऑटिज्म नहीं भी है तो भी जो सोशल बिहेवियर है वो बहुत पुअर होता जा रहा है। जो एक रिलेशनशिप की जो क्वालिटी होती है बच्चों में, जो डेवलप होनी चाहिए, जो फैमिली को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, पेरेंट को सिखानी चाहिए, तो पेरेंट्स के साथ खुद टाइम नहीं है, क्योंकि वो खुद स्क्रीन टाइम का शिकार हुए पड़े हैं। तो जब ऐसे में जब आप लोग अपने बच्चों को एक प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे सोशल मीडिया पे जब भी फ्री हैं तो कुछ भी उनके दिमाग में जा रहा है, ना ही पेरेंट्स इतना ज़्यादा चेक भी नहीं रखते हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या उनके दिमाग पे असर हो रहा है। तो ऐसे में डेफिनेटली आज आप देखोगे तो 60-70% नॉर्मल बच्चों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ दिखेंगे। हालांकि उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज का जो माहौल है उसकी वजह से ही नॉर्मल बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे में ऑटिज्म के इतने ज़्यादा सिम्टम नहीं हैं, उसका एकेडमिक ठीक है, वो कन्वर्सेशन ठीक करता है, लैंग्वेज उसकी फुली डेवलप है, उसको आपको लगता है कि उसको सब समझ में आता है, लेकिन फिर भी उसका आपको अजीबोगरीब बिहेवियर दिख रहा है, तो इन बातों के ऊपर आप फोकस कीजिए कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनका आप चेक रखिए कि बच्चे कैसी संगत में हैं, किस तरह का मटेरियल वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो वो चीज़ें आप लोगों को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी हैं अगर आप एक नॉर्मल बच्चे के पेरेंट हैं। तो आई एम श्योर अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो ऐसी कुछ इश्यूज़ आपको अपने बच्चों में नहीं दिखेंगे। तो आज लास्ट कमेंट है, कमेंट इन्होंने क्या किया है आप देख सकते हो। मैम ये जो अर्नब है क्या इसको होश है अपना, क्योंकि ऐसा नज़र आता है कि ये पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है। तो आईडी मेंशन मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन बस ये कमेंट इसलिए इंक्लूड किया है गाइस कि ये एक्चुअली फर्स्ट कमेंट है। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आए हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव कमेंट्स का भी सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि आपका जो कंटेंट है, आपका जो नॉलेज है वो हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, जिसको मैं कम्प्लीटली एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन ये फर्स्ट ऐसा कमेंट था जो मेरे बेटे के लिए था। तो अपने लिए मुझे जो भी नेगेटिव कमेंट आते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि हो सकता है सामने वाला उस चीज़ से सेटिस्फाई ना हो या उसकी नज़र में वो चीज़ गलत हो। लेकिन एक बच्चे के लिए नेगेटिव कमेंट करना ये कहीं से भी मुझे ठीक नहीं लगता है गाइस। बच्चा चाहे नॉर्मल है चाहे ऑटिस्टिक है, यार गाइस बहुत मासूम बच्चे होते हैं यार, दे ओनली डिज़र्व प्रेज। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। एज ए मदर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला कमेंट था, मेरी आंखों से आंसू भी आ गए ये कमेंट को देख के। आप लोगों को मैं क्या बताऊं गाइस, अर्नब को मेरे साथ सिंगिंग करने में प्रॉब्लम होता है। आप जब उसको अकेले सिंगिंग करते हुए देखते हो तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन जब वो मेरे साथ सिंगिंग करता है तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसको वो हैबिट नहीं है किसी के साथ गाने की, या फिर उसको ये अभी तक
इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि अभी मम्मी का टर्न है, अभी मुझे वेट करना है। तो मैं काफ़ी टाइम से उसे ये चीज़ प्रैक्टिस करा रही थी और फाइनली हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे से गा रहा है मेरे साथ, अपनी टर्न का वेट करता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो समझ रहा है कि ग्रुप सिंगिंग कैसे करनी है या किसी के साथ कैसे गाना है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन पता नहीं इनके माइंड में क्या चल रहा था। और सेकंड कमेंट, इन्हीं का सेकंड कमेंट भी था यहाँ पे, ऑटिज़म काफ़ी डिफरेंट है, बियर्ड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से दिख रहा है आपको कि ये खुद इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। कहीं ना कहीं इनकी ऑटिज़म जर्नी में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसका फ्रस्ट्रेशन उन्होंने अर्नब के ऊपर निकाला है। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे लिए जितने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करने हैं आप कर सकते हैं। जितना आपको, अगर कभी आप फ्रस्ट्रेट महसूस करते हैं अपनी ऑटिज़म जर्नी में, तो मेरे ऊपर नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी चैनल पे किसी भी बच्चे के ऊपर नेगेटिव कमेंट मत कीजिए गाइस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। हालांकि ये सिर्फ एक कमेंट की बात है। मैंने देखा मेरे जो दूसरे अर्नब के साथ सिंगिंग के वीडियो हैं वहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोग दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा प्यार हम लोगों को दे रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा मेरी हिम्मत बढ़ रही है और मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ अर्नब के साथ सिंगिंग करने की, जिसके लिए मैं आपको शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बस यही, इसलिए मैंने ये कमेंट को इंक्लूड किया था कि प्लीज़ बच्चों के ऊपर नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।